स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत का बाजार ने जोरदार जश्न मनाया। सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। क्या लोकसभा चुनावों में भी मोदी की लहर जारी रहेगी और अब कौन से शेयर्स और सेक्टर्स चलेंगे, कहां रखें लंबी अवधि का नजरिया, इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट फर्स्ट ग्लोबल के चीफ ग्लोबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजिस्ट शंकर शर्मा आप जुड़ रहे हैं। शंकर, स्वागत है आपका। काफी हद तक जो ऑप्टिमिज्म काफी एफआईआईज भी दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप उसको शेयर नहीं करते विधानसभा चुनावों के बाद? देखिए, एफआईआईज को बहुत ज्यादा मैं तो नहीं मानता। बहुत अकलमंद लोग होते हैं और मैं 25 साल के अनुभव के साथ बोल रहा हूं। एक आध दो ही लोगों को समझ में आती है चीजें हिंदुस्तान के बारे में। वो काफी भेड़ चाल वाली एक रेस है। तो मार्केट चलता है तो उसके ऊपर लॉजिक बनते हैं और पैसा आता है, बट उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें गौर नहीं करना चाहिए। रियली देखना चाहिए फंडामेंटली इन विधानसभा चुनावों से कुछ हमें नजर आता है क्या कि 2014 में क्या हो सकता है लोकसभा में। मेरा यह मानना है कि बिल्कुल ये लोकल फैक्टर्स के इलेक्शन होते हैं और इससे आप कोई मोदी वेव या बीजेपी वेव या आम आदमी पार्टी वेव या एंटी कांग्रेस वेव, ये सब सारी प्रेडिक्शंस मेरे हिसाब से हमें होल्ड पे रखना चाहिए टिल वी सी द रिजल्ट्स ऑफ मे 2014। मेरा ये मानना है कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन में एक ही बड़ा क्लियर हो गया ये कि एक्चुअली स्पीकिंग बीजेपी जो ये सोच रहा था कि प्रो मोदी वेव होगा, वो नजर नहीं आया कहीं पर। अगर देखिए सामने सामने अगर अर्बन वोट देखें तो दिल्ली का आप देख लें तो दिल्ली में तो मेरे हिसाब से बीजेपी को कुल मिला के कुछ 4 सीट बढ़े हैं उनके फ्रॉम द प्रीवियस विधानसभा चुनाव ऑफ दिल्ली। तो चार सीट बढ़ा तो आपने मतलब कौन से कद्दू में तीर मार लिया साहब। तो इसके ऊपर, और ये अर्बन वोट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी की सो कॉल्ड बहुत स्ट्रांग है, एटलीस्ट मोदी जी की बहुत स्ट्रांग है, ऐसा हमें सुनने में आता है। बट रियलिटी में वो है या नहीं है, इस इलेक्शन से बड़ा क्लियर मालूम चल गया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है। दूसरी बात रह गई, छत्तीसगढ़ वॉज ऑलमोस्ट टू क्लोज टू कॉल, ऑलमोस्ट कांग्रेस वुड हैव फॉर्म, तो वहां भी हम वेव नहीं कर सकते। राजस्थान 2 साल पहले से मेरे मित्रों ने कहा था कि कांग्रेस हारेगी, उस वक्त तो मोदी साहब चुनाव में थे भी नहीं एज पीएम कैंडिडेट। और as far as MP is concerned, everybody is unanimous that it is a pro शिवराज सिंह चौहान वोट rather than a pro मोदी वोट। तो हमें ये सारी हेस्टी कंक्लूजन से थोड़ा सा अपने आप को रोकना पड़ेगा और ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि लोकसभा के रिजल्ट्स बहुत विपरीत हो सकते हैं एज कंपेयर टू दीज रिजल्ट्स। 2003 में एग्जैक्टली सेम पैटर्न हुआ था इन द असेंबली इलेक्शंस प्रायर टू द लोकसभा। 2008 में भी वही हुआ था प्रायर टू द लोकसभा। तो मैं थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट रहूंगा इस पर। शंकर, प्रतिक्रिया होती है, सवाल हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि कांग्रेस प्रो मोदी वोट की वजह से हारी या एंटी इनकम्बेंट वोट की वजह से हारी? एक मैंडेट तो साफ है कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात का। यही बात अगर 8 महीना 9 महीना पहले आप मेरे को कहते तो और मैं आपको असेंबली के सारे रिजल्ट्स दिखाता जिसमें कि कांग्रेस हैड वन आई थिंक 4 आउट ऑफ 5 असेंबली रिजल्ट्स। दिस इज नॉट आई एम टॉकिंग 5 years बैक, आई एम टॉकिंग लेस देन अ ईयर बैक, इंक्लूडिंग कर्नाटका विच वाज अ स्वीप बाय कांग्रेस। उस वक्त आप क्या कहते हैं साहब इस तरह की थ्योरी के ऊपर? ये तो क्या होता है, हमें इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन विच इज दैट हु इज गोइंग टू बी इन फेवर। The point is that Congress won Karnataka, Congress won Uttarakhand, Congress won Assam, Congress won I think couple of other states. Punjab was almost neck to neck. I think एक आध 2 सीट का फर्क था, तो you could have also gone like Chhattisgarh either way. So and अगर आप कह रहे हो कांग्रेस के प्रति लोगों को नफरत था, तो ये साल भर में इतना क्या बढ़ गया साहब? अगर आप कह रहे हो कि बहुत प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में रही है, तो आप तो बोल सकते हो 2009 से रही है प्रॉब्लम, 10 से रही है, 11 से रही है। तो ये बड़ी आप एक सुपरफिशियल व्यू ले रहे हैं और आदर सबको ही ले रहे हैं फिलहाल, एटलीस्ट मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, की एंटी कांग्रेस वेव है। ये इस वक्त मैं तो यही कहूंगा कि इट इज ब्यूटिफुली पॉइज्ड टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग 2014 May elections or whenever the elections are going to be. And in my view, what may happen, it may not be to the liking of the stock market. That is the real fear. मेरे को डर मार्केट के प्रति जाना कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये किस तरह का सिनेरियो आप आते हुए देख रहे हैं? क्या नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी, अदर पार्टीज, उनकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए साहब, अगर आप मैं नॉर्मली स्पष्ट बात करता हूं, राइटली या रॉन्गली, क्योंकि मेरे रगों में व्यापारी खून नहीं है, क्रांतिकारी खून है, तो जो होगा देखा जाएगा। मेरा यह मानना है कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो है कि अ वेरी वीक यूपीए फॉर्म्स द गवर्नमेंट, वीकेंड, फार वीकेंड देन व्हाट इट इज टुडे। नंबर 2 सिनेरियो है कि किसी तरह से एक थर्ड फ्रंट बनेगी। बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आई वुड से 30%, 50% सिनेरियो 1 का है, 30% है सिनेरियो 2 विच इज अ वेरी वीक थर्ड फ्रंट विद कांग्रेस सपोर्ट।
थर्ड ऑप्शन है कि किसी की सरकार ना बने, जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं, विच इज ऑल्सो आई वुड से पॉसिबिलिटी ऑफ अबाउट, अगर 50 वहां दिया, 30 दिया तो बच गए 20, उसमें से 15% चांस दूंगा उस सिनेरियो को, और 5% चांस दूंगा दैट बीजेपी फॉर्म्स अ गवर्नमेंट, अ वेरी वीक एनडीए गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, बिकॉज जिस तरह से भी आप इस आंकड़ों को देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है 165-170 सीट के ऊपर मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में बीजेपी को मिलेगा। और अब ये आम आदमी पार्टी का फेनोमेनन आने से एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गूगली आ चुकी है लोगों के सामने कि अगर एंटी कांग्रेस वोट है तो वो बीजेपी को जाने की बजाय वापस एक स्प्लिंटर होके एक थर्ड फॉर्मेशन को और थर्ड पार्टी को चले जाए, विच इज आम आदमी पार्टी। मे बी इन अर्बन इंडिया दैट माइट बी अ फेनोमेनन, आई एम नॉट मेकिंग अ कंक्लूजन ऑन दैट, बट वो एक पॉसिबिलिटी है। तो 165-70 सीट लेके 272 पहुंचना, अगर जोड़ तोड़ करके पहुंचे भी तो वो बहुत ज्यादा कोई लंबी चीज चलने वाली नहीं है, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 5% है। मैंने आपको 100% में से ये फॉर्मेशन बता दी है। अब आप पूरे को इसके ऊपर बताइए कि आपको क्या लगता है मार्केट की क्या रिएक्शन होगी अगर इन चारों में से कोई फॉर्मेशन सामने आए तो? इस सवाल का बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? यहां से बाजार काफी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बाजार में कोई अपसाइड नहीं है साहब, मेरा तो ये बिल्कुल क्लियर मानना है। अगर पॉलिटिकली आप बात कर रहे हो तो पॉलिटिक्स के ऊपर व्यू लेके बाजार की अपसाइड को खेलना मेरे हिसाब खतरे से खाली नहीं है। हम खतरों से खेलते हैं मार्केट में, लेकिन बेवकूफी से नहीं खेल सकते। हाँ, अगर आप इस नजरिए से खेलेंगे इस मार्केट को कि इस सरकार ने, यूपीए सरकार ने इंडिया को एज वी स्पीक राइट नाउ अमंग स्टिल फ्रॉम अ करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन टू अ करंट अकाउंट सरप्लस सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया है। जो करेंसी हमारी 52-53 थी वो डिप्रिशिएट होकर 62 हो गई, विच हैज मेड इंडियन इंडस्ट्री फार मोर कंपेरेटिव देन कंपेयर टू इवन चाइना। उससे एफडीआई का जो एक प्रवाह आएगा, और आता भी है हर महीने, अगर देखें तो सबके प्लान्स देख रहे हैं। वोडाफोन ने $3 बिलियन बोले हैं, और भी कई कंपनियों ने काफी बड़े बड़े सम्स कमिट कर दिया इंडिया को, क्योंकि अगर 52 पे रेडी थे तो 62 पे तो उनके लिए सब चीजें समझ लीजिए 20-25% सस्ती हो गई। तो और एफआईआई के नंबर भी आपने देखे ही है कि कितने अच्छे हो गए। जीडीपी ग्रोथ ट्रेंड यू सीन इज वेरी क्लियरली अप नाउ। ये सारी अचीवमेंट्स इस सरकार की हुई हैं जस्ट इवन इन द लास्ट 4 months इटसेल्फ, लेट अलोन इन द लास्ट 9 years और 9.5 years। पॉइंट इज कि डेटा के अगर हिसाब से बात करें तो देयर इज अ नो कॉन्टेस्ट, दिस गवर्नमेंट शुड कम टू पावर विथ 300 सीट्स ऑन इट्स ओन, अगर सिर्फ डेटा से बात करें। लेकिन भावुकता से बात करेंगे तो फिर हमने देखा साहब कि लेफ्ट गवर्नमेंट 30 साल से बहुत अच्छी बुरी जो भी थी उसके सामने में ममता जी को लेके आए, लेकिन अभी भी मेरे दोस्त जो कलकत्ता में, उनसे मैं बात करता हूं, कहते हैं साहब शायद वो पिछली सरकार बेटर थी। अरब वर्ल्ड में मेरे बहुत फ्रेंड है और बहुत आपने देखा ही है कि रेवोल्यूशन करके हम दूसरे लोगों को लेके आए, अब उनकी हालत क्या हुई। तो ये भावुक जनता हो सकता है शंकर, जो कि बाद में रिपेंट करे। आप ये कह रहे हैं कि यही आंकड़े देखकर आप इस सरकार पे दांव लगाना चाहते हैं, लेकिन यही आंकड़े देखकर आप बाजार पे अपना पैसा कमिट करना नहीं चाहते। दोनों तरफ दो अलग अलग बातें तो नहीं हो सकती, या तो सरकार ने देश को अच्छा किया या बुरा किया है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया, आंकड़े ये कह रहे हैं। तो आप पैसे लगाएंगे, फिर तो आपको यहां से मार्केट के 20% अपसाइड की बात करनी चाहिए ना, आप तो डाउन साइड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कौन से लेवल से अपसाइड की बात करेंगे, सवाल वो है साहब। हमें व्यू लेना पड़ता है कि इस मार्केट की इस लेवल से मैं 20% के लिए इंतजार करूंगा या 20% घटने के बाद। मेरा यह मानना है बिकॉज ऑफ ये अनसर्टेनिटी, बिकॉज लोग डेटा नहीं देख रहे हैं, लोग भावुकता पे चल रहे हैं। भावुकता के ऊपर जो भी डिसीजन होते हैं वो रॉन्ग होते हैं साहब, चाहे मार्केट के डिसीजन हो, चाहे बिजनेस के हो, चाहे पॉलिटिक्स के हो। लोग डेटा नहीं देख रहे हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी। सो वी विल लेट इट प्ले इटसेल्फ आउट, लेट इट प्ले इटसेल्फ आउट। उस दिन देखेंगे कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। बट अगर ये मेरा व्यू है तो मैं उस व्यू पे कायम हूं कि इस सरकार ने जो इस देश के लिए किया है पिछले 9-9.5 सालों में, यही कांग्रेस सरकार पिछले 60 साल में नहीं कर पाई, लेट अलोन एनी बीजेपी और जनता पार्टी सरकार। इट इज अ नो कॉन्टेस्ट। डेटा के हिसाब से आप एक अलग प्रोग्राम करो, मैं आपको प्रूव कर दूंगा आइटम बाय आइटम। आप किस नजरिए से देखोगे, चाहे पॉवर्टी से ले लो, चाहे डेट की लेवल से ले लो, चाहे करेंसी के लेवल से ले लो, चाहे ग्रोथ के लेवल से ले लो, चाहे इंडिया ग्रोथ डिफरेंशियल फॉर्म G20 कंट्रीज के हिसाब से ले लो, और आप किसी प्रवक्ता को बैठाओ किसी पार्टी के मेरे सामने, मैं डेटा के हिसाब से हरा दूंगा साहब। बट पॉइंट इज डिफरेंट, दैट मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम माई व्यूज। माई व्यूज आर माई व्यूज, ओके, आई डोंट इम्पोज देम ऑन यू। आई विल वेट फॉर दैट राइट टाइम when the markets will realize that जो उन्होंने ऑल्टरनेटिव सोचे हैं उससे बेटर वो ओल्ड ही ऑल्टरनेटिव था। ये रियलाइजेशन शायद बहुत पेनफुली आए, लेकिन आएगी जरूर। तो आप ये कह रहे हैं कि एफआईआईज हो या घरेलू निवेशक हो, जो कि आपको काफी करीब से सुनते हैं और आपको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं, अगर वो फंडामेंटल्स देखें तो उस लिहाज से निवेश का मौका है, लेकिन अगर वो चुनाव देख रहे हैं तो निवेश का मौका नहीं है।
बिल्कुल ही बड़ी 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 इंटरेस्टिंग से जंक्चर पे हैं कि फंडामेंटली आज की डेट में इंडिया जहां खड़ी है एज अ कंट्री कंपेयर टू एनी अदर कंट्री इन द G20, फॉरगेट G20 के बाहर तो छोटे छोटे कंट्री बहुत है, उनकी बात भूल जाए, G20 देशों की बात करें, इंडिया के फंडामेंटल्स आर द बेस्ट। ये आप क्यों नहीं देख रहे हैं कि 2008 से लेके आज तक जो ग्रेट रिसेशन हुआ है, ये वंस इन अ 200 ईयर सिचुएशन हुआ है, उस सिचुएशन में भी फ्रॉम 2008 इंडिया हैज कंपाउंडेड मोर देन 7%, चाइना हैज ग्रोन 8.5%। अब आप बताएं, चाइना ने इतना लोन कर्ज ले लेके ये ग्रोथ दिखाया है 8.5%, इंडिया ने कर्ज घटा के दिखाया है। आप अगर दो कंपनियों को देख रहे होते तो किस कंपनी को आप ज्यादा पीई मल्टीपल देते साहब, जिन्होंने टफ सिचुएशन में मार्जिनल लोअर ग्रोथ किया है लेकिन विद फार बेटर बैलेंस शीट, और दूसरी कंपनी जिन्होंने ग्रोथ थोड़ा ज्यादा दिखाया लेकिन फार ग्रेटर रिस्क, फार ग्रेटर लोन। हमने देखा लोन बेस्ड कंपनियों ने किस तरह से अपने शेयर प्राइस गवाए हैं। तो विच वन विल यू प्रेफर? बिल्कुल डेटा के हिसाब से बात करिए साहब, मैं तो कहता हूं। बिल्कुल। तो शंकर शर्मा मान रहे हैं कि दुनिया के बड़े निवेशकों का यह नजरिया कि भारत को आने वाले राजनीतिक चुनावों के नजरिए से देखा जाना चाहिए, भारत में किस तरह की सरकार बनेगी इस लिहाज से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये सही नहीं है। फंडामेंटल्स देखे जाने चाहिए, लेकिन क्या उस लिहाज से फिर हमारे और आपके लिए मौका बनता है और किस तरह की स्ट्रैटेजी हमें लेकर चलनी चाहिए, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल के चीफ ग्लोबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजिस्ट शंकर शर्मा मौजूद हैं और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले शंकर बता रहे थे कि देश के फंडामेंटल्स पे अगर हम नजर डालें तो सुधार लगातार देखने को मिले हैं, चाहे आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें, चाहे आप सरकारी घाटे की बात करें, महंगाई की बात करें, और इनको देखते हुए स्थिति अब काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। लेकिन शंकर, ऐसा अंदाजा है कि यहाँ पे अभी शायद आरबीआई एक बार और कम से कम रेट बढ़ा सकती है, महंगाई अभी पूरी तरह से काबू में नहीं आई है। तो आप कहेंगे कि एक्सटर्नल फ्रंट पे रघुराम राजन भले ही कामयाब हो गए हो, घरेलू इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल में लाना बाकी है। आई टोटली एग्री। मेरा ये मानना है साहब, और ये पिछले कुछ महीनों से नहीं, कई वर्षों से ये है कि आरबीआई की जो नीतियां रही हैं ब्याज दरों को बढ़ाने की, वो बिल्कुल मिसप्लेस्ड नहीं है और इंडिया की ग्रोथ कोलैप्स का एक रीजनेबल पार्ट उन आरबीआई के पॉलिसीज के चलते हैं। बिकॉज अगर दुनिया में इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम लोस पे चल रहे हैं और आपके इंटरेस्ट रेट 5 ईयर हाइस पे चल रहे हो, तो कैसे कंपीट करेंगे आप दुनिया के साथ? लेकिन शंकर, अगर मान लीजिए आप आरबीआई गवर्नर होते और रिटेल महंगाई दर 10% पे होती तो आप क्या करते? मैं बिल्कुल एक ही चीज करता साहब कि महंगाई को कम करने का एक ही तरीका है, वो है प्रोडक्शन बढ़ाना, प्रोडक्शन घटाना नहीं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ते हैं और बिल्कुल, लेकिन रेट्स आपके हाथ में है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या आपके रेट्स को बढ़ाने से, या प्रोडक्शन घटेगा रेट्स बढ़ाने से? साहब आप ये मेरे को सिंपल सवाल का जवाब दे दो। विल इंटरेस्ट रेट हाइक्स लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन और लोअरिंग ऑफ प्रोडक्शन? इट विल लीड टू लोअरिंग ऑफ प्रोडक्शन विच विल फर्दर फ्यूल इन्फ्लेशन, विच इज व्हाट हैज हैपेंड। आपने 5 साल से देखा है, सॉरी 2010-11 से स्टार्ट हुआ रेट साइकिल सुब्बाराव साहब के अंदर और अभी भी कंटिन्यूड है। क्या हो गया इन्फ्लेशन को? आपको कॉज एंड इफेक्ट तो देखना ही पड़ेगा ना, कि अगर मैं दवाई दे रहा हूं मरीज को और मरीज को और हालत उसकी बिगड़ती जा रही है, तो मेरी दवा ठीक नहीं है साहब। ये तो बेसिक आपको सोचना ही पड़ेगा ना। लेकिन सुब्बाराव साहब ये कहते थे मॉडल पे चलते हो, सारा कुछ जो प्रोडक्शन अटका हुआ है वो किसी घोटाले में, कहीं माइनें अटकी हुई हैं, कहीं कोयला अटका हुआ है, कहीं तेल अटका हुआ है, तो वो कुछ भी करें उससे फर्क ही नहीं पड़ता, सप्लाई तो अटकी हुई है। हाँ तो हाँ, बड़ी अच्छी बात कही है उसने, तो कुछ मत करो ना, क्षति क्यों पहुंचा रहे हो? जो भी हम लोअर लेवल पे चल रहे हैं, आप रेट्स को अगर 7% बढ़ा के 10% कर देंगे तो उससे कौन सी प्रोडक्शन बढ़ जाने वाली है? जो भी थोड़ा बहुत हो रहा प्रोडक्शन। बिल्कुल। बाकी जो घोटाला, मैं तो नहीं मानता कोई घोटाले हुए हैं। सीएजी साहब ने अपने विजडम में फालतू के बिल्कुल ही वाहियात से वाहियात फिगर्स निकाल के हमें कन्विंस करने की कोशिश की कि कोई घोटाले हुए, कोई 1,80,000 करोड़ का कोई घोटाला नहीं हुआ। इतने पैसे किसी ने अपने घर लेके जा सकता है क्या? कोल में आप कहते हो वो तो जो ऑक्शंस हो रहे हैं मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम के, वो अपने आप में बता रहे हैं कि दरअसल कितने पैसे बन सकते थे, जब अगर वो पैसे कहीं होते तो जरूर आज सामने आते। लेकिन यहाँ पे फिर 100% आप बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी साहब। इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखें तो हम मानते हैं कि 2 ड्राइवर होते हैं, एक फिस्कल और एक मॉनेटरी। तो मॉनेटरी ड्राइवर जो है यानी आरबीआई, वो तो अपनी मुट्ठी बंद करके बैठा है और थोड़ा कसने की कोशिश में है। सरकार कोशिश कर रही है घाटे को कम रखें किसी भी हालत में। तो ऐसी स्थिति में इकोनॉमी को दोनों तरफ से ड्राइव करने वाली कोई फोर्स नहीं है, मतलब ग्रोथ और कम होगी। है साहब, है प्रदीप जी, है। सरकार ने बड़ा उसका बहुत ही एकदम दोनों प्रॉब्लम्स के बीच से, घाटियों के बीच से एक सड़क निकाली, वो है डेप्रिशिएट द करेंसी एंड एक्सपोर्ट योर वे आउट ऑफ दिस ट्रबल। एंड एज यू कैन सी, जो जीडीपी ग्रोथ का फिगर है 70% उस ग्रोथ का
की जो क्रेडिट है वो जाती है एक्सपोर्ट ग्रोथ को। तो आपके पास आरबीआई की एक पोजीशन है, फिस्कल डेफिसिट की एक पोजीशन, तो कैसे आप इकोनॉमी आगे बढ़ाओगे? सर देखो, पढ़ाई लिखाई करने के बहुत फायदे होते हैं। इकोनॉमिकली लिटरेट लोग देश चला रहे हो तो रास्ता निकलेगा। आपको लगेगा नहीं निकलेगा, अगर सचिन तेंदुलकर है तो कई बार खराब रन बना के आउट हो जाएगा, लेकिन ही विल गो बैक, एनालाइज हिज गेम एंड कम बैक बेटर। दैट इज द मीनिंग ऑफ अ ग्रेट इकोनॉमिक थिंकर और अ ग्रेट बैट्समैन साहब। तो इन्होंने सोचा कि ये दोनों प्रॉब्लम्स अब इसके बीच से कैसे निकाले, तो यही एक सोल्यूशन था। करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, कंपेरेटिव हो गई, एक्सपोर्ट ग्रोथ इज नाउ रनिंग एट 10-20% वॉट एवर इट इज, जीडीपी ग्रोथ हैज पिक्ड अप बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ। तो आपने एक रास्ता, भले ही वो बहुत संकरा रास्ता हो, लेकिन निकाला तो है। तो इसका मतलब है कि तमाम जो इकोनॉमिकली कैपिटल गुड स्टॉक्स बहुत पिटे हुए थे, अब हम देख रहे हैं एलएनटी वगैरह में बाइंग आ रही है, भेल में बाइंग आ रही है, क्रॉम्पटन में बाइंग आ रही है, तो मार्केट सही पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपने दूसरी बात, एक्सपोर्ट ग्रोथ के अलावा एक बड़ी अच्छी चीज हो जाती है इंपोर्ट, इससे करेंसी डेप्रिसिएशन से कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। बिकॉज अब वो वायबल नहीं होता कि आप चाइनीज प्लांट जाके ले लो, बिकॉज उनके कॉस्ट आपके लिए 20-25% बढ़ गए, तो आपको लोकल लोगों से लेना पड़ेगा जाके। तो ये इसी के कारण है कि जो आपकी कैपिटल गुड्स कंपनी जो बिल्कुल पिट चुकी थी, उनमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी रिवाइवल, थोड़ी थोड़ी साइंस ऑफ लाइफ आ रही है। तो गवर्नमेंट इज एन अ ब्रिलियंट थिंग कि आप यार अगर फिस्कल डेफिसिट को नहीं बढ़ा सकते, आरबीआई को कन्विंस नहीं कर सकते, तो चलो यार दूसरे के पैसे पे हम खेले। दूसरे का पैसा मतलब यही होता है कि एक्सपोर्ट करो, दूसरे लोग पैसा देंगे आपको एक्सपोर्ट करने के लिए। आप करेंसी को कंपेरेटिव बनाओ, एफडीआई लेके आओ, बिकॉज करेंसी इज नाउ चीपर, एंड द सेम टाइम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जिसके चलते कि आपके बीएचईएल को प्रोटेक्शन मिल रहा है, एलएनटी को मिल रहा है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को मिल रहा है। तो आप बताओ ये इस नीति में कहां पर कोई भी त्रुटि है? मेरे को ये तो समझाइए। फंडामेंटली बात करेंगे साहब, मनोहर कहानियां के हम रीडर नहीं है, वी आर रीडर्स ऑफ प्योर फंडामेंटल डेटा। और उसी बिना पे फिर आपके लिहाज से और भी ऐसी इंटरेस्टिंग थीम्स हैं इकोनॉमी में? मेरे हिसाब से दिस गवर्नमेंट ने बड़ी चतुराई से ये एक रास्ता निकाला है, और ये फ्रैंकली स्पीकिंग कोई इनको क्रेडिट नहीं दे रहा है, बिकॉज इनकी जो पब्लिक रिलेशन मशीनरी है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। कोई इनके पास इकोनॉमिक थिंकिंग बैकरूम के हैं, लेकिन फ्रंट रूम कोई भी नहीं है। कहीं एक प्रेस स्टेटमेंट आता है उड़ते उड़ते कि करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस आ गया है, बट ये क्यों नहीं रोज हमें बताया जाता है? मैं कितने दोस्तों से बात करता हूं, कहते डेफिसिट है। मैंने कहा भाई साहब देख लीजिए कि डेटा, नाउ वी आर रनिंग ऑलमोस्ट नेक टू नेक और एक्चुअली अ स्मॉल सरप्लस। नहीं, पर निवेशकों के नजरिए से अगर हम देखें तो ये किस तरह ट्रांसलेट होता है? जैसे कैपिटल गुड्स की एक स्टोरी आपको पसंद आती है, ऐसी और क्या स्टोरी है बाजार में जो इस मुश्किल माहौल में भी आपको लगता है कि मौका दे? इसी के चलते हमें लार्सन एंड टुब्रो जैसा शेयर करीब सितंबर के महीने में काफी अच्छा लगने लगा था, बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन। बीएचईएल में ये नहीं कह सकता हूं कि उतना अच्छा लगा था, क्योंकि हालांकि स्टॉक वो भी चला है, क्योंकि पावर सेक्टर की प्रॉब्लम्स आपको मालूम थोड़ी अलग है, बट लार्सन एंड टुब्रो को फर्क पड़ा था, तो हमें वो अच्छा लगा था। बट अब रियल इशू ये है साहब कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है उसको एक काफी लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ता है ऑन देयर स्पेंडिंग, एंड वो अगर इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है, नई सरकार अगर बनती है, दूसरी सरकार बनती है, तो उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, ये सब चीजें अनफॉर्चुनेटली इन अ डिफिकल्ट मैक्रो एनवायरनमेंट ग्लोबली वी आर फेस विद अ वेरी डिफिकल्ट लोकल एनवायरनमेंट पॉलिटिकली। इसके चलते देयर इज अ कैप ऑन द मार्केट, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज इंडिया आज की डेट में काफी आगे आ चुका है, इवन कंपेयर टू अगस्त। आज की डेट में इंडिया करंट अकाउंट सरप्लस देश हो गया, जो कि साउथ अफ्रीका, ब्राजील, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं प्रदीप जी। ब्राजील की मार्केट पिछले 1.5 महीने में 55,000 हजार का बोवेस्पा 50,000 पे आ गया। दैट इज अ फॉल ऑफ नियरली 10%। 10% मतलब हमारा सेंसेक्स आ गया, समझ लो सर जी, 18,000 पे। ठीक है, करेंसी उनकी 2.17 थी रियाल, वो बढ़ के वो घट के 2.35 पे पहुंच गई, और रूपी उसी पीरियड में 69 का आके 61 हो गया। अब आप देखो, हमको कंपेयर तो करो दूसरों के साथ में, हम एब्सोल्यूट ग्रेटनेस की कोई मीनिंग नहीं है। आप हमें कंपेयर करें साउथ अफ्रीका से, इंडोनेशिया से, ब्राजील से, जो करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रीज थी, उनके हाउस इन ऑर्डर नहीं हुए, हमने अपना हाउस इन ऑर्डर कर दिया। तो उसकी कहीं तो कहीं ये वाहियात सरकार को दो नंबर दो आप। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि काफी कॉन्फिडेंस इन सारी चीजों को देखते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि अगर अब फिर से टेपरिंग की बातें शुरू भी हुई तो शायद हमें झटका नहीं लगेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर। हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल के चीफ ग्लोबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजिस्ट शंकर शर्मा मौजूद हैं, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट। शंकर, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि काफी हद तक इकोनॉमी के आंकड़े सुधर रहे हैं, खासतौर पे एक्सटर्नल फ्रंट पे। तो जैसे मई में हमने देखा था कि जब अमेरिका में कहा गया कि जो वो 85 बिलियन के बॉन्ड खरीदते हैं उसको कम करेंगे, जिसको हम टेपरिंग कहते हैं, तो बड़े झटके लग गए हमें। निफ्टी पहुंच गया 5,000 के आसपास और रुपया पहुंच गया 70 के करीब। अब ऐसा लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में कभी ना कभी वो प्रोसेस होने वाला है। क्या फिर से
हमारे बाजार और करेंसी का वही हाल होगा? नहीं, मैं मानना है कि हमारी सरकार ने बहुत क्विकली कदम उठाया। हालांकि मैंने काफी निंदा भी किया, रादर आलोचना भी की थी सरकार की कि गोल्ड इंपोर्ट्स को बहुत पहले कर्व करना चाहिए था, 1 साल पहले कर्व करना चाहिए था। इतनी देर तक ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी कि हम 70 रुपए पहुंच जाते हैं, करेंसी क्राइसिस लूम अप करता। बट चलो, जो है देर है दुरुस्त है। उन्होंने ये काफी फास्ट एक्ट किया इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज विद करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसका नतीजा ये है कि आज की डेट पे हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल या सरप्लस करंट अकाउंट पे चल रहे हैं। और मेरा मानना है कि सस्टेनेबल है ये जो न्यूट्रल या सरप्लस है। तो इस सिनेरियो में टेपर होता भी है। इंडिया के पास मेरे ख्याल 295 बिलियन अब फॉरेस्ट रिजर्व जो 278 पहुंच गए थे वो बढ़ के 295 हो गए हैं। एंड अगर सरप्लस रहा एंड एफडीआई स्ट्रांग and FII is strong, then you are going to add 20, 30, 40 billion dollars in the next 12 months time. तो आप उस सिनेरियो में करेंसी की वीकनेस मेरे को नजर नहीं आती। मेरा एक ही रिस्क है कि मार्केट को चलना अभी मुश्किल लगता है, बिकॉज अभी मार्केट बैठ के डाइजेस्ट करेगा इन रिजल्ट्स को ठंडे दिमाग से, और यही नतीजे पहुंचेगा कि ये जो 3-4 सिनेरियोज मैंने आपको पेंट किए, तो आपके हिसाब से अब जब टेपर फाइनली होगा तो मार्केट कितना नीचे जा सकता है, करेंसी कितनी नीचे जा सकती है? बहुत ज्यादा करेंसी नीचे नहीं जाएगी मेरे ख्याल, 2-3%, मतलब समझ लो अगर 63 पहुंच जाए तो मेरे ख्याल इनफ है। मार्केट भी 4-5% के ऊपर मुझे नहीं लगता उस झटके में नीचे जाएगा। लेकिन ये दुनिया के बाजार ज्यादा घटेंगे, इमर्जिंग मार्केट ज्यादा घटेंगे। बट अगर आप देखें तो इंडिया इज फास्टली आउट परफॉर्मिंग ऑल अदर इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि जेन्युइनली फंडामेंटली बैलेंस शीट्स ऑफ इंडिया एज अ कंट्री हैज इंप्रूव्ड एंड मार्केट इज टेकिंग नोट ऑफ दैट। तो एक आखिरी सवाल यहाँ पे ये होगा कि फिर जिस सेक्टर पे सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ी थी वो है बैंकिंग, और अब हम देख रहे हैं कि वो बेहतर तेजी भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कि देश की बैलेंस शीट सुधर रही है, टेपरिंग का इतना खतरा नहीं है, तो बैंकों की बैलेंस शीट भी आगे सुधरेगी, इस पर भी तेजी करें? तेजी हो चुकी साहब, वो तेजी करने का टाइम था सितंबर में जब हमने थोड़ी बहुत तेजी की भी थी उनमें। हालांकि मैं बहुत नेगेटिव रहा बैंकिंग पे मार्च अप्रैल में से थ्रू आउट, और उसके बाद 50% भाव घट गए सबके। तो उस वक्त मुझे लगा सितंबर में कि बहुत हो गया, थोड़ा न्यूट्रल हो जाना चाहिए, ले लेना चाहिए, तो उस वक्त लिया था। बट वो रैली अब हो चुकी है, नाउ वी आर टू लेट टू द पार्टी। तो मैं ये नहीं मानता कि इंक्रीमेंटली बैंकिंग में कोई अपसाइड है, और फॉर दैट मैटर मार्केट में कोई अपसाइड है। तो आप बिल्कुल एक दायरे में बाजार को देख रहे हैं, ना तो ज्यादा तेजी और ना ज्यादा गिरावट। इंतजार करना पड़ेगा चुनाव के बाद नई सरकार के सामने आने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा दृष्टिकोण है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। तो शंकर शर्मा से ये खास बातचीत, जहां उनकी राय है कि बाजार में फिलहाल बड़ी तेजी या गिरावट वो नहीं देख रहे हैं। बाजार टेपरिंग का सामना करने के लिए तैयार है, विदेशी बाजार के झटके हमें नहीं लगेंगे, इसका पूरा भरोसा है उन्हें। लेकिन यहां से ऊपर भी नहीं जाएगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते, नई सरकार नहीं बन जाती। और हमारी ये खास बातचीत शंकर शर्मा के साथ आप देख सकते हैं एक बार फिर आज 1:30 बजे।